जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मुस्ताफ़ी हो गए हैं क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने उनकी क्लास ली और एक हुक्म इम्तनाई जारी किया कि के इलेक्ट्रिक के ज़रिए आप जो KMC टैक्स है वो वसूल नहीं कर सकते, जिस पर मुर्तज़ा वहाब तैश में आए, एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुस्ताफ़ी होकर इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दिया। इसके साथ ही बानी MQM पर जो पाबंदी आयद की गई थी, उसमें निसार पवर जिनकी जानिब से पाबंदी हटाने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की गई और निसार पवर साहब मिसिंग हो गए और उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक आज दरख्वास्त की समाअत थी। और इसके साथ ही खालिद मुमताज़ एडवोकेट की जानिब से कुछ कहा गया है, मेरी जो जब उनसे फ़ोन पर बात हुई, ये भी बात करेंगे। और फिर एक अफसोसनाक वाक़या, कराची में आए रोज़ हर घंटे, हर मिनट के ऊपर कोई ना कोई डकैती की वारदात, राज़नी की वारदात हो रही है। और आज हमारे जो सीनियर कुलीग हैं, एक तनवीर बहलम, उनके साथ एक वाक़या हुआ है और ज़िशान समेत जो 3 सहाफ़ी बैक वक़्त लूटे गए हैं और लाखों रुपए मालियत के उनके कैमरे और दीगर इक्विपमेंट्स था, वो उनसे छीन लिया गया। तो इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर भाई हमेशा की तरह, और फ़ारूक समी हमें चंद लम्हे के बाद ज्वाइन करेंगे। फ़ारूक भाई, अरमान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्लाह का शुक्र है। और अस्सलाम ये वालेकुम व्यूअर्स। जी, जी। अच्छा, ये बताएँ कि ये जो मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफ़ा आया है, ये इसके पीछे अंदरूनी कहानी क्या लग रही है आपको? एक तो ये कि कराची वालों का गुस्सा वो मतलब उतारा है उन्होंने, क्या मतलब ये क्या लग रहा है आपको? होता नहीं है कि अन- आम तौर पे इतनी अहम पोस्ट का आदमी जो है वो एक स्टे ऑर्डर के ऊपर, हालाँकि अभी कोई जजमेंट भी नहीं है, इतना तैश में आ जाए और इस्तीफ़े का ऐलान कर दे। आपको अंदर यूँ की बात लगता है कि बताऊं ये, बिलाल। हाँ, नहीं, आपको यूँ लगता है कि ये डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे जिसकी वज़ह से ये खुद भी एक बहाना तलाश कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है? अंदर की बात बताऊं आपको। जी, जी, अंदर की बात खुल के। आपके साथ व्लॉग किया था इसी मौजू पर। जी, जी। उसमें उसमें भी अंदर की बात नहीं बताई थी, और उस व्लॉग में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उस व्लॉग को करने के बाद बिलाल, उसका जो रिस्पॉन्स आया है उसमें एक हाँ, हमारे हाँ। बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि बहुत करीब है वहां पर। उन्होंने जो है वो अंदर अच्छा, की बात बताई है कि भाई क्या है? बात तो असल में ये है, आप लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, असल में तो बात ये है। अब वल्लाह आलम देखें, मैं उनकी जो बात है वो बता देता हूँ, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये वही जानते हैं, या फिर जो है वो मुर्तज़ा वहाब जानते हैं। जो उन्होंने ठीक बताई है। है मुझे, बकौल उनके जी, जी। इन्होंने अदालत को बताया है कि अदालत ने इनसे इस्तफसार किया था कि आपको क्या 2 अरब रुपए मिले हैं सड़कों पर बनाने के लिए, उनका क्या ठीक है। हुआ, यही पूछा था ना अदालत ने। जी, इस जी। पर जो है वो मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि तस्दीक की थी, बल्कि अदालत की, और अदालत की तस्दीक करते हुए कहा था कि 2 अरब नहीं बल्कि 2.5 अरब रुपए हमें मिले हैं। ठीक है। ठीक है। इस वक्त मामला ये जो अंदर के साहब हैं उन्होंने बताया है कि भाई मामला ये है कि 2.5 अरब रुपए के जो सड़कें बनाने के ठेके थे वो अर्जेंसी की बुनियाद पर दिए गए, उसमें कोई टेंडर वेंडर कुछ नहीं हुआ है। वो टेंडर जो है वो बगैर उसके दे दिए गए हैं, और 30% जो है ना उसका वो जेबों में रख लिया गया। वो एडवांस होता है सारा का सारा, आप तीस ठीक फीसद है। देंगे तो आपको जो है वो ठेका मिलेगा। टेंडर तो वो मिलेगा। तीस जी, फीसद जी। हाँ टेंडर मिलेगा। अच्छा, वो टेंडर टेंडर मिलेगा। तो है ही नहीं ना, टेंडर तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट दिए जा रहे जी, हैं जी। क्योंकि अर्जेंसी की बुनियाद पर हो रहा है। या तो हाँ, जी, जी, मनपसंद जी, जी, अफराद को वो दे, रूल्स जो है वो फिर वो या रूल्स जो है वो बाईपास हो जाते हैं, रिलैक्स रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्स हो हाँ। जाते हैं। जी, 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 जी। तो अब आपको मैंने जैसे देना है कि भाई आपने यहाँ ये वाली सड़क बनानी है और 10 करोड़ रुपए का ठेका देना है, तो 10 करोड़ ठीक में है। से तीन जो है 30% यानी कि जो है 3 करोड़ रुपए तो आप पहले मुझे देंगे, उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट जो है वो आपको ठीक है। चेक काट के देगी। तो वो 30% इन्होंने जेब में ठीक है। रखी है, ये उनके बकौल, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, ये उनके बकौल कि 30% उन्होंने जेब में रख लिए। अब उनका क्या है, अब सड़कें बनती है बने, ना बनती है ना बने, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया उनका। अब उनको मजीद कुछ नहीं मिलने का वहां से। तो अब बलदियाती इंतखाब भी करीब आ रहे हैं, तो अब उनका कोई काम ही नहीं है वहां पर। तो उन्होंने सोचा कि बस अब निकलो यहाँ से, अब क्या करना है, काम काम की टेंशन भी कौन लिए, फिर रहेंगे तो काम की टेंशन भी लेनी पड़ेगी, पैसे तो मिल चुके हैं, तो अब जो है वहां से चलते हैं। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सारा इस्तीफे का जो ड्रामा है वो असल में जो है वो
कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो तो बहाना है, असल में तो मामला ये है कि वो पैसे बीजेपी भर चुकी हैं, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। ये उनके बकौली जो साहब हैं जो कि काफी अंदर तक हैं, तो उन्होंने मुझे बताया ये, तो ये नहीं मामला है असल में। अरमान भाई एक चीज तो देखिए ना, जज साहब ने भी बिल्कुल ठीक उठाई है, जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी ने। उन्होंने ये कहा कि आप अगर 100 रुपए कराची वालों से टैक्स लेते हैं, आप ये बताएं कि उसके बदले में रिटर्न में आप कराची को देते क्या है। कराची की सड़कें हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या बेसिक जो सीवरेज का सिस्टम है या दीगर चीजें हैं, आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि कराची वालों को मिलता क्या है। अच्छा, आप मोटर व्हीकल का टैक्स भी लेते हैं, दीगर टैक्सेस भी, प्रॉपर्टी के टैक्सेस भी आप ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं, और ये बताएं कि आपने ये जो केएमसी का नया टैक्स लगा है और नया टैक्स वसूल कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक के, तो के इलेक्ट्रिक से क्यों ले रहे हैं। अच्छा मुर्तजा साहब, आपने कहा कि जी ये तो पुराना टैक्स है, इससे पहले थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये हम लेते रहे हैं, लेकिन उसमें नाकामी रही है, इसलिए हमने ये मुआहदा किया के इलेक्ट्रिक से कि जी के इलेक्ट्रिक अपने बिलों के जरिए ये ले ले। लेकिन मामला ये है कि अदालत ने भी उनसे यही कहा है कि ये बताएं, आपको टैक्स लेने से नहीं रोक रहे, आप कराची को डिलीवर क्या कर रहे हैं, हमें, हमारा सिर्फ ये अदालत का कहना था कि हमें सिर्फ इस पे मुतमईन कर दीजिए। और इस पर बिलाल मामला ये है कि जो कंजर्वेंसी टैक्स उन्होंने कहा है, कंजर्वेंसी टैक्स का नाम देते हैं, वो 2008 में इम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल ठीक है, चले मान लिया, अदालत ने कहा ठीक है आपको टैक्स लेने से कौन रोक रहा है, आप टैक्स लें, अपना जो टैक्स लेना है आपको। लेकिन मामला ये है कि जो टैक्स है ये उन्होंने दिया है के इलेक्ट्रिक को कि वो जो है वो कलेक्ट करेगी। देखिए अदालत, आपको याद होगा अदालत ने पूछा था क्या सिटी काउंसिल फंक्शनल है, जिस पर वो बिल्कुल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था इसके ऊपर। सिटी काउंसिल अगर फंक्शनल नहीं है, यानी कि सिटी काउंसिल जो है वो एक तरह की असेंबली होती है शहरी हुकूमत की। सिटी काउंसिल फंक्शनल नहीं है तो फिर जो प्राइवेट पार्टी को टैक्स कलेक्शन का जो रूल है उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, वो रिलैक्स नहीं किया गया है। जब वो रिलैक्स नहीं होगा तो वो गैर कानूनी हो जाता है। अच्छा सिटी काउंसिल नहीं है या सिटी काउंसिल फंक्शनल नहीं है तो ये कैबिनेट में जाना चाहिए और कैबिनेट इसका अप्रूवल दे, जैसे असेंबली इसका अप्रूवल दे। कहीं ना कहीं तो आप कहीं ना कहीं से तो रूल्स को रिलैक्स कराएंगे ना। रूल में तो है ही नहीं कि कोई प्राइवेट पार्टी टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो रूल, अब आप ये कहते हैं कि जी 2007 में भी ऐसा हुआ था, 2007 में अगर ऐसा हुआ था तो रूल्स को रिलैक्स करके हुआ था। अब अभी आपने कौन सा रूल रिलैक्स कराया? जब आपने रूल रिलैक्स नहीं कराए, यहाँ आके आप फंस रहे हैं, तो आपने सोचा कि अब यहाँ से निकल लो, अब इस्तीफे दे दो, इसमें काम तो पूरा हो गया है। अच्छा, इसमें जो पॉजिटिव है उनका ये क्वेश्चन है कि जी ये जो बिल आएंगे अब के इलेक्ट्रिक के, क्या हालिया बिल के अंदर ये जो अदालत ने रोका है इसको इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। देखिए अब पॉजिटिव एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अदालत ने जो डायरेक्शन दी है ना, वो आज के बाद का जो बिल है उसमें वसूली से रोका है। अब तक अगर के इलेक्ट्रिक ने ले ली है रकम तो वो ले ली है, आने वाले महीने के अंदर जो बिल होगा वो वसूल नहीं कर पाएगी। और ये भी आपको बता दूं, ऐन मुमकिन है कि अगर अदालत मुर्तजा वहाब के आर्ग्यूमेंट से मुतमईन हो जाती, हालांकि वो तो रिजाइन कर गए हैं, अगर केएमसी जो भी उनकी जगह पर होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या जो भी इंतजामिया होगी, वो मुतमईन कर पाए, तो ऐन मुमकिन है कि अदालत कहे कि जी हाँ ठीक है आप इससे ले लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा और अदालत ये समझेगी कि के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली गैर कानूनी है, तो अगर 2 से 3 महीने पहले अगर केएमसी का टैक्स लिया है के इलेक्ट्रिक ने, तो वो फिर रिफंड भी हो जाएगा और एडजस्ट भी हो जाएगा। जी अरमान भाई, आप कुछ कह रहे थे? या बस मैं यही कह रहा था कि यकीनन ऐसे ही होगा जैसे आपने कहा है। और मुर्तज़ा आपका तो मामला ये है ना कि उन्होंने जो है वो रूल्स को रिलैक्स किए ही नहीं है, रूल्स के मुताबिक। अच्छा, ये रूल्स के खिलाफ है। अदालत अभी इसमें भी है कि जब आप रूल्स के खिलाफ है तो आप ये रूल के खिलाफ काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको जिस चीज का इख्तियार ही नहीं है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अभी मामला आएगा, ये मामला भी उठेगा अदालत में, तो यहाँ पर जो है वो फिर वो जाके फंसेंगे। तो उन्होंने जो है वो इस्तीफा बड़ा सोच समझ के दिया है, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी बचत का रास्ता इख्तियार किया है, सीधी सी बात है। और उन्होंने जो है वो फिर वही मैं बताऊंगा कि जो अंदर की बात जो पता चली है कि जो कमीशन का मामला होते हैं वो भी सब सारे हो चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को आने वाले हैं, तो अब इनकी कोई गुंजाइश रहती नहीं है। इनको इन्होंने सोचा कि अब जो है वो यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि जो मेन सड़कें हैं बिलाल वो अभी भी नहीं बनी है। अभी तक उनका पता नहीं ठेका दिया गया है कि नहीं दिया गया है। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी शहर की बहुत बुरी हालत है। यानी कि सिविक सेंटर इनका मरकज है,
सिविक सेंटर के सामने जो सड़क यूनिवर्सिटी रोड, जो मैं कहता हूँ F16 उतरने चाहिए थी, 1 अरब रुपए की ये शारा बनी है यूनिवर्सिटी रोड। आप बिल्कुल सही बात। X16 जो F16 उतार सकते हैं, ऐसी इतनी बड़ी मालियत के ऊपर तो ऐसी सड़क होनी चाहिए थी। वो हर बारिश के अंदर जो है वो टूटती है और उस पर कारपेटिंग करते हैं, सिर्फ 4 दिन चलती है वो कारपेटिंग और उसके बाद वो उधर जाती है। और अरमान भाई एक चीज मैं बताऊं, कराची वाले भी ये जो हमें देख रहे हैं या मजीद देखेंगे इसको, वो कंफर्म करेंगे कि जो सड़क टूट रही है ना, जो उसके नीचे से पत्थर, यानी जिसको हम रोड़ी कहते हैं या बजरी कहते हैं, वो बारीक नहीं है अरमान भाई, वो तो बड़े बड़े पत्थर हैं। यानी कि आप उसको 6-6 इंच के और 1-1 किलो के पत्थर निकल रहे हैं। यानी कि वो लग रहा है कि मुकम्मल तौर के ऊपर वो काम चलाओ वाला काम होता है ना, बिल्कुल। और इसी तरीके से अभी देखें ना, जो कराची शहर में अब सड़कें उसको दोबारा से नहीं बन रही बल्कि कारपेटिंग का अमल कर रहे हैं। और कारपेटिंग में क्या होगा आपको पता है, 2 नंबरी होगी। और ये जो सारे के सारे ठेके हैं, आपने 2 अरब 2.5 अरब रुपए की जिक्र किया है, ये सारे के सारे मामला तो उसमें निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है बिलाल। देखिए अभी जो सड़कें बन रही हैं ज्यादातर जो आपने देखा होगा उसमें अस्तरकारी हो रही है, यानी कि ऊपर की एक लेयर हटा दी है। जी जी। एक जो सड़क बनी हुई थी उस बनी हुई सड़क पर एक लेयर और बिछा दी गई थी। अब वो ऊपर वाली लेयर हटा के दोबारा से एक लेयर लगा रहे हैं, तो ये तो सारा मलम्मा साजी हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सड़क बाकायदा तौर पर नहीं बनाई जा रही है। अच्छा, और जो अस्तरकारी की जा रही है, जो पैच वर्क हो रहा है, होता क्या है फिलहाल कि आमतौर पर यह देखा गया है, हो सकता है यहाँ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन आमतौर पर जो गवर्नमेंट काम है उसमें ये देखा जाता है कि जैसे 1 किलोमीटर की रोड है, उसमें जो है वो अगर 300 मीटर पे जो है वो पैच वर्क किया गया है, तो वो पूरी कागज पे दिखाएंगे 1 किलोमीटर पूरी रोड बना दी गई है, और पैसे जो है पूरे 1 किलोमीटर की रोड के लिए जाते हैं। तो इसपे जो है, और सारे रोड किस तरह से बनाई गई है, पूरी रोड उधाड़ी खेड़ी गई है, उसके बाद फिर वहां पर जो है वो रोड़ी डाली गई है, उसके बाद फिर वो हमवार किया गया है, फिर जाके जो इसकी उसकी कारपेटिंग की गई है। ये तमाम चीजें जो है वो सब सिर्फ कागज पे होती है। वैसे जो है वो रोड सिर्फ मलम्मा साजी होती है, अस्तरकारी करते हैं, जहाँ पर जो है वो रोड खराब हो चुकी होती है वहाँ थोड़ा जो है वो कॉस्मेटिक मेजर्स किए और बस उसके बाद निकल लिए। तो ये मामला होते हैं, और पैसे हमारे जो है वो आवाम के पूरे जा रहे होते हैं, इनकी जेबों में जा रहे होते हैं। अब आप ये बताएं कि हर एमपी का जो है वो पैसे होते हैं, हर एमपी जो है उसके फंड्स होते हैं, जी वो जी फंड कहाँ जी जी। घर लेके जाएंगे क्या? कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको केएमसी के पास अगर पैसे नहीं है तो एमपी अपने पैसे लगाए ना। एमपी अपने पैसे क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई? वो कहाँ जाएंगे पैसे? एमएनएस के पैसे होते हैं, वो एमएनएस क्यों नहीं लगा रहे अपने पैसे? वो कहाँ जाएंगे? तो ये तो सिर्फ जो है वो अवाम से पैसे, अवाम के बस जेबों से पैसे निकालो ताकि हमारा कमीशन ज्यादा से ज्यादा बने। ये सिर्फ जो है वो अगर करप्शन खत्म हो जाए तो सारी चीज, कराची की रोडें भी बन जाएंगी, कराची में का हाल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये आप ये जो ठेले वेले और जो पार्किंग, अच्छा इसमें पुलिस जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत भरपूर हाथ है। अब आप देखें कि जो भी रोड है, एक तो रोड है वैसी खराब है, उन पर जो है वो चलना महाल है, ऊपर से एक तो डबल पार्किंग है, और डबल पार्किंग के साथ उसके बाद फिर ठेले शेले भी खड़े हो जाते हैं सारे के सारे। तो वो जो रोड 4 रोड है वो, या 3 जो है लेन की रोड है, वो सिर्फ 1 लेन तक की रह जाती है, और वहां जो है दबा के रश हो रहा होता है, सारा ट्रैफिक जैम होता है, और ट्रैफिक जैम के अंदर फिर जो है वो स्ट्रीट क्राइम भी हो रहा होता है। और आज जैसे हमारे साथी जो हैं वो अपने तमाम कैमरों से और हाँ, ये वो, इसी पर बात आ रहे हैं। देखिए जी हाँ, ऑडियंस के कितना, आप इस कराची शहर के अंदर जुल्म देखें। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, पीने का पानी नहीं है, चले इंसानी जिंदगी जो भी इंसान जिस तरह गुजार रहा है। हालत ये है कि आज कराची के 3 सहाफी दिन दिहाड़े लुटे हैं। अच्छा, ये तो सहाफी हैं, हर दूसरे लम्हे हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई आदमी लुट रहा है। और दीदा दलेरी देखिए उन डकैतों की, राजनों की, कि उन्होंने ना सिर्फ मोबाइल स्नैच किया बल्कि जितना इक्विपमेंट्स था उन सहाफियों के पास, और सारा की सारा छीन लिया। और उसके बाद जो है वो, उससे पहले एक वाकया हुआ था कि सिंध पुलिस का खुद डीएसपी लूटा गया। ठीक है अरमान भाई, ये क्या? अच्छा, आपकी तो खुद एडिशनल आईजी से कराची से बात भी हुई थी, जावेद आलम ओड़ो साहब से। ये जो जो ये कराची शहर के अंदर गैर मकामी एलिमेंट आया है क्रिमिनल्स का, ये अगर पुलिस खुद कह रही है, और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओड़ो साहब से तो आपकी खुद बात हुई थी, उनको जब ये पता है कि गैर मकामी एलिमेंट आया है, वो भाई पकड़ेगा कौन? पकड़ना भी तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। शहरी पकड़ेंगे ना, शहरी पकड़ेंगे, शहरियों को जो है वो
इन्होंने ऐलान कर दिया था, 50,000 रुपये देने का ऐलान किया था। एक शहरी ने जो है वो डाकू मार दिया था, तो उन्होंने कहा था 50,000 रुपये देंगे, और शहरी को उसने बड़ा जबरदस्त काम किया है। मतलब शहरी अब जो है वो क्लाशनिकोव लेके निकला करें, टीटिया लेके निकले, जो क्या कहते हैं, वो क्या कौन सी आती है, क्या कौन सी होती है वो, 9mm 9mm लेके निकले। ये तमाम लेके सारे असलाह जो है वो आप शहरी लेके निकलेंगे और डाकू को मारते फिरेंगे। इसकी आड़ में होगा क्या, अगर आपकी मेरी दुश्मनी है तो मैंने जो है वो आपको खड़का दिया और जो है वो मैं कह दूंगा कि ये डाकू है, ये और पैसे भी ले लिए, इनाम भी ले लिया। हाँ, और इनाम भी ले लेंगे। तो ये बड़ी एक अजीब सा मामला चल रहा है। पुलिस जो है वो इस तरह की काम कर रही है कि शहरियों को इनकरेज कर रही है डाकू मारने पर। भाई आपका काम है, आप करो यार। आप शहरियों को क्यों बोल रहे हो कि वो डाकुओं को मारे जाकर? ये तो क्योस हो जाएगा पूरे के पूरे माशरे में। और अच्छा, कोई सिविल सोसाइटी नहीं है अरमान भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रही कि यार ये क्या बात कर रहे हो कि शहरी अगर एक डाकू मारे तो 50,000 रुपए आके ले ले। कल आपने जैसे बिल्कुल कहा, दो लोगों की दुश्मनी है, एक को 10 लोग भेजे और उसको डाकू क्लियर करार दिया और मार दिया और कहा कि जी हमने सेल्फ डिफेंस में मारा और ये मोबाइल छीन रहा था। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कराची की आवाज नहीं उठा रही इसके ऊपर, ना बात कर रही है कि भाई पुलिस का इतना बड़ा बजट है, आपको पूरी लॉ इन्फोर्समेंट दी हुई है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आपके पास है। ठीक है, कुछ इश्यूज होंगे आपके पास, हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास, लेकिन फिर भी अब एक बहुत बड़ा बजट तो ले रही है ना कराची पुलिस। बिल्कुल बलाल, वो ले रही है। और आपने देखें कि हद ये है कि पुलिस की जो है वो जो बेहसी है उसकी हद ये है कि आज हमारा जो साथी है तनवीर बेगम, उसके साथ जो मामला हुआ है वो हुआ है फेडरल बी एरिया में, ये सगीर सेंटर के बिल्कुल सामने। मसरूफ रोड है, चलता फिरता रोड है, वहां पर जो है वो अपने एक शूट करने गया था ये, और वहां पर शूट करके अपना पैकिंग कर रहा था, और वो लोग डाकू आ गए थे, और दूसरा चैनल भी आया हुआ था, तो वहां पर वो लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे थे और ये लोग पैकिंग कर रहे थे। दोनों के सामान टाइम्स ऑफ कराची, टाइम्स ऑफ कराची दोनों का सामान लेके गए हैं और एक ही जगह से, और बहुत इत्मीनान से लेके गए हैं। और तनवीर ने बताया कि भाई जैसी वो लेके गए हैं उसके 30 सेकंड के बाद पीछे से एक मोबाइल आ रही थी। इन्होंने मोबाइल को रोका है, शोर मचाया, रोकने की कोशिश की है, बताया कि डाकू जा रहे हैं आगे, लेकिन मोबाइल के ने तो ऐसा लग रहा था जैसे सबने जो है वो ईयरफोन लगाए हुए और सब जो है वो गाने सुनते हुए जा रहे हैं। और उन्होंने जो है वो कोई उस पर जो उनके शोर मचाने पर, उनके हाथ उठाने पर, इशारे करने पर उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया, बिल्कुल ऐसा किया जैसे इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। तो ये पुलिस का हाल है, पुलिस की बेहिसी का ये हाल है, ये आलम है बेहिसी का पुलिस की। अरमान भाई बेहिसी तो एक दूसरा वर्ड है, यहाँ तो लगता है, देखिए बहुत क्लियर सी बात है, माजी के अंदर भी खुद पुलिस वाले जो बड़ी तादाद के अंदर ऐसे हैं जो क्रिमिनल गैंग्स को चलाते हैं, उनके राब्ते होते हैं डकैतों से। और आपको मैं एक बात बताऊं मजे की अरमान भाई, अगर कोई बासर शख्स अगर उसके साथ डकैती या कोई राजनी की वारदात होती है तो उसका मोबाइल भी मिल जाता है, उसका सामान भी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? और एक आम शहरी अगर लुटता है तो उसकी कोई चीज कभी बरामद नहीं होती। उसकी वजह ये होती है, पुलिस वाले के मोबाइल में, आपको मैं बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूं, इन तमाम स्नैचर्स की जो आदि मुजरिमान हैं, इन सब की पिक्चर्स हैं। और ये वाकया खुद आपके इल्म है कि हम कोर्ट रिपोर्टर्स पिकनिक के लिए गए थे और कायदाबाद के ऊपर हमारे चंद सहाफ़ी वहां से मोबाइल स्नैच हो गया था, और हम 1 घंटे के बाद जब थाने गए थे तो हमें थाने के अंदर वो तस्वीर दिखाई गई कि पहचाने के इसमें से कौन कौन है। तो क्या मतलब है इसका? उन्हें पता होता है ना कि इलाके में कौन कौन सा आदमी मुजरिम है, तो लेकिन क्या उसको पकड़ना, उसको सजाएं दिलवाना, कुछ नहीं पता है कि इलाके में कौन क्राइम कर रहा है। ये तो एक अजीब सी बात है। बिल्कुल बिलाल, ऐसी ही बात है। और पुलिस का जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि पुलिस की जो बेहसी देखें आप, कि जहां पर तनवीर के साथ ये वाकया हुआ था, जब हम पुलिस को उसने इत्तला दी और क्राइम रिपोर्टर्स को बताया, तो एक तरह का प्रेशर डेवलप हुआ। आम आदमी, आपने जैसे कहा, आम आदमी प्रेशर इतना डेवलप नहीं कर सकता। हम साथियों ने प्रेशर डेवलप किया, उसके बावजूद एसएचओ वहां पर, एसएचओ साहब 45 मिनट के बाद तशरीफ लाए थे, और वहां पर आने के बाद पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये हमारी हुदूद नहीं लगती। आप ऐसा करें, जो है वो उनको देखें, जौहराबाद वालों को, जौहराबाद वाला है, उन्होंने कहा जी हमारी भी हुदूद नहीं लगती। फिर यूसुफ प्लाजा वाला है, उन्होंने कहा हाँ जी हमारी हुदूद लग जाए। ये फुटपाथ, हाँ ठीक है, ये फुटपाथ हमारे पास ही आता है। मतलब वो भी उन्होंने बड़ा एहसान किया कि उन्होंने कह दिया कि हाँ जी फुटपाथ हमारे पास आता है। अगर वो भी कह देते तो वो फुटपाथ पता नहीं था ही नहीं किसी का।
اگر آپ کے گھر کے سامنے بجری ڈل رہی ہوتی تو پھر دیکھیں سارے کے سارے آئے تھے, تینوں کے تینوں تھانے آئے تھے, بولتی ہماری تینوں پیسے لیتے, تینوں پیسے لیتے, پیسے لینے کی بات آئے گی تینوں آ جائیں گے جی ہماری حدود ہے, اور جب کرائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری حد نہیں ہے, ہماری حدود نہیں ہے. اور اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, ود ان 2 سے 3 منٹ کا وقت ہوتا ہے, وہ بجری ڈالیں, آپ 2 پتھر رکھیں, 2 بلاک رکھیں, دیکھیں ہر تھانے کی پولیس آ کر کھڑی ہوگی اور کہے گی یار مبارک ہو آپ گھر بنا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں, لائیں 500 روپے مٹھائی کے دے دیں آپ. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. 500 1000 روپے تو آپ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, 1000 روپے سے کم. بڑا افسوسناک. یہ آپ کی بات ہوئی تھی جاوید عالم اوڈو صاحب سے, آپ نے اس کو رپورٹ بھی کیا, یہ بالکل میری وہ بات کیوں ہوئی نہیں تھی. سمجھ رہے؟ اور بلال, ایک دن میں آپ کو پتا ہے کتنی ہو رہی ہیں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں؟ جی پچھلے مہینے آن این ایوریج روزانہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے اوسطاً 293 واقعات ایک دن کے ہیں. ہر روزانہ 293 واقعات ہو رہے ہیں اسٹریٹ کرائم کے. یہ حال ہے اس وقت کراچی کا. تو اب اندازہ کریں آپ کے کتنے لاکھ روپے کے موبائل فون روزانہ نکل رہے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہوں گے نا, 293 آپ کہہ رہے ہیں. جی ہاں, جو رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. ایک عام شہری بیچارہ جو شرافت کی زندگی گزارتا ہے, پڑھا لکھا ہے, چھوٹی موٹی ملازمت کر کے اپنا گھر پال رہا ہے, وہ کبھی بھی موبائل سنیچنگ کے بعد تھانے نہیں جاتا. ارمان بھائی یہ حقیقت ہے. وہ جس کے بعد تھوڑا سا دل جگرا ہوتا ہے, کسی کا کوئی پولیس والا جاننے والا ہوتا ہے, کسی کا کوئی باصر آدمی ہوتا ہے, وہی جاتا ہے FIR درج کرانے. بڑی میجورٹی تو تھانوں کے اندر FIR درج کرانے کے لیے داخل نہیں ہو سکتی, اور وہ داخل ہو جائیں. میرے سامنے ایسی کئی درجنوں مثالیں ہیں ارمان بھائی, جنہوں نے چوری کی, موبائل فون چھیننے کی مقدمہ درج کرایا, اور انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ زندگی بھر کچھ بھی نقصان ہو جائے تھانے کا رخ نہیں کرنا. تو یہ جو 293 ڈیلی جو وارداتیں ہو رہی ہیں کراچی شہر کے اندر, اچھا ارمان بھائی اس میں خود پولیس آفیشیلز کہتے ہیں کہ جی اس میں غیر مقامی ڈکیت شامل ہیں یا غیر مقامی کرمنل ایلیمنٹ آیا ہے. اس سلسلے میں بتائیں یہ کہاں سے آیا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور انہیں کون اس کا صفایا کرے گا؟ اچھا بلال, یہ جو میری باتیں ہوئی ہیں پولیس سے اور اوڈو صاحب سے بھی ہوئی ہیں, اوڈو صاحب نے تو اتنا بھی کہا ہے کہ جی ایک کرمنل گینگ ہے جو اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور لوگوں سے جو ہے وہ وارداتیں کر رہا ہے, اور بہت زیادہ وارداتیں کر رہا ہے, بہت زیادہ انوالو ہے. وہ 23 ممبرس کا وہ گینگ ہے. کتنے ممبرس کا؟ 23 ممبر کا 23. مطلب پولیس کو یہ بھی پتا ہے 23 ممبرس کا وہ گینگ ہے, اور انہوں نے کہا ہے ہم اس کے پیچھے ہیں اور ہم جلدی ان لوگوں کو گرفتار کر لیں گے. تو بھائی آپ نے سب کچھ پتہ کر لیا, ساری ریکی کر لی, یہ بھی پتہ چل گیا 23 ممبرس ہیں, گنتی بھی کر لی آپ نے پوری, گنتی بھی کر رہے ہیں. تو پھر آپ پکڑ کیوں نہیں رہے یار, پکڑ کیوں نہیں رہے بھائی, کب پکڑیں گے آپ؟ اور 23 ممبرس تو وہ ہیں جو کہ یہ پتا ہے, جیسا آپ نے کہا ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے, تصویریں نکال کے دکھاتے ہیں, تو بھائی ان کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون کون سے ممبر, کون کون سے لوگ ہیں جو ڈاکہ مارتے ہیں, جو کہ چوریاں کرتے ہیں, چوری کرنے والے کون سے ہیں اور ڈکیتیاں کرنے والے کون سے ہیں, یہ سب پتا ہوتا ہے پولیس کو. پولیس دیکھیں اگر SHO چاہے تو اس کے جو علاقہ ہے نہ وہاں کوئی جوئے کا اڈا ہو, نہ کوئی وہ بروتھل ڈین ہو, نہ ہی وہاں پر کوئی جو ہے وہ چوری چکاری ہو, نہ ہی وہاں کوئی ڈکیتیاں ہوں, بالکل ختم ہو جائے بلال. یہ SHO بہت پاورفل ہوتا ہے ابھی بھی, اور وہ چاہے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اس کے علاقے میں, لیکن وہ خود نہیں چاہتا. اور وہ اب تو IG صاحب جو ہیں انہوں نے جب وہ ایڈیشنل IG تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تھانے کو بجٹ نہیں ملتا تھا, تھانے کو بجٹ نہ ملنے کی وجہ سے, تھانے کو پیسے نہ ملنے کی وجہ سے پولیس والوں کا کہنا ہوتا تھا SHO کا کہ تھانے چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم جو ہے یہ رشوت دیتے ہیں. اب تھانے کو بجٹ مل رہا ہے, اب تھانے کو پیسے بھی مل رہے ہیں, اب تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں ان کی, ایک سپاہی کی تنخواہ جو ہے وہ اچھی خاصی ہو چکی ہے. پھر ان کو جو ہے کوارٹرز بھی مل گئے, ان کو ایجوکیشن بھی مل رہی ہے, ان کو ہیلتھ فیسلٹیز بھی مل رہی ہیں. تو بھائی اب کائے کا رونا ہے, اب کیا رو رہے ہو تم؟ اور اگر ہیلتھ فیسلٹیز نہیں بھی مل رہی ہیں, پولیس کا اسپتال نہیں بھی ہے, تو بھی ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے ہیلتھ مد میں. لیکن آپ کی تنخواہیں بھی اچھی خاصی بڑھ چکی ہیں, کرایہ آپ کو نہیں دینا ہوتا, فیس آپ لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں, تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ کیوں دے رہے ہو رشوت؟ اب تو نہیں لینی چاہیے نا رشوت. اب آپ کہتے ہیں جی پیٹرول کی مد میں ہمیں نہیں ملتے پیسے, یار مطلب آپ کو کسی بھی مد میں نہیں ملتے تو آپ نے عوام سے لینے, وہ رشوتیں لینی ہے عوام سے, وہ وہاں سے پورے کرنے. اور افسران جو ہے, افسر کتنے ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو, کتنے ہی پاکیزہ اپنے آپ کو کیوں نہ کہے, تھانے کی طرف سے آنکھیں بند رکھتا ہے. جتنی بھی بیٹ آ رہی ہوتی ہے, بیٹ کہتے ہیں اس کو, جتنے بھی پیسے آتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا. میرے ایک دوست ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کی پولیس میں بہت سارے دوستوں کے, ہمارے بھی بڑے دوست ہیں.
انہوں نے ایک واقعہ بتایا اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ چند ایک لوگ سسپینڈ بھی ہوئے, انکوائری بھی ہوئی, لیکن پھر اس جو انکوائری جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا تھا انہوں نے اس کو کور اپ کیا. ایک ایس پی صاحب کی فیملی نے یہ فرمائش کی کہ انہیں دبئی جانا ہے 2 دن بعد, اور ایک ٹرپ کرنا ہے 1 ہفتے کا, اور ایس پی صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن جب انہوں نے پاکٹ دیکھا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے, اور انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ایک تھانے کی لگائی اور کہا کہ مجھے شام تک اتنے پیسے چاہیے اور میری فیملی نے وہاں جانا ہے. اور کیا ہوا, اس تھانے کے ایس ایچ او نے پولیس ٹیم لی ساتھ میں, اور پہلے اپنے علاقے میں ریڈ کیا مختلف جگہ مقامات پر, لیکن اس کو اندازہ ہوا کہ جی وہ جو ڈیمانڈ ہے ایس پی صاحب کی, ان کی فیملی نے باہر دبئی جانا ہے, وہ پوری نہیں ہوئی, تو انہوں نے اپنے تھانے کو چھوڑ کے دوسرے تھانے کی حدود میں چھاپے مار دیے, اور جو کرمنل سے جرائم پیشہ تھے, یہ جوئے کے اڈے تھے, وہاں سے دھڑا دھڑ جو ہے وہ گرفتاریاں کی اور رقم لی اور واپس آ گئے. اچھا, جو مخالف تھانے کی حدود تھی, وہ جو وہاں پر جوئے باز تھے یا غیر قانونی دھندے والے لوگ تھے, انہوں نے اپنے تھانے کے جو ایس ایچ او سے شکایت کی کہ بھائی ہم تو تمہیں بتا دیتے ہیں, تو تمہاری حدود میں دوسرے تھانے کی ٹیم کیسے آ کر ہمارے پاس آ گئی اور اس نے ہم پیسے لے کے چلے گئی. انکوائری ہوئی, انکوائری کے اندر ظاہر ہے کہ ایس ایس پی صاحب, ظاہر ہے کہ اب یہ جوئے کے اڈے والے لوگوں کو تو نہیں بتا سکتے تھے نا کہ ایس ایس پی صاحب وہی ہیں جن کے دونوں تھانہ انڈر میں آتے ہیں. وہ انکوائری ہوئی, چند دن کے لیے جو ہے وہ ایک تھانے کی ٹیم کو معطل کیا گیا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ایس ایس پی صاحب ہی انکوائری کر رہے تھے, اور 2 ہفتوں کے بعد وہ ریسٹور ہو گئے, وہ بھی خوش ہو گئے, وہ بھی خوش ہو گئے. اچھا, اس پولیس ٹیم نے اگر مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے دینے تھے ایس ایس پی صاحب کو, تو کمائے 30 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے ایس ایس پی کو دیے, 10 لاکھ روپے خود لیے, ان کی بھی موجیں ہو گئی, ان کی موجیں ہو گئی. تو یہ جب کرمنل جو آپ کا سسٹم ہے پورا کی پورا پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر, آپ یہ دیکھیں نا, اب ایک ایس پی ہے, ایس پی کا گریڈ کتنا ہے ارمان بھائی, تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ ایک ایس پی جو اے ایس پی ہوتا ہے نا, وہ 17 گریڈ کا ہوتا ہے, یہ ڈی ایس پی ہوتا ہے, ڈی ایس پی یا اے ایس پی 17 گریڈ کا ہوتا ہے, جب ایس پی بنتا ہے وہ تو 18 گریڈ میں چلا جاتا ہے. 17 یا 18 چلے, دونوں گریڈ لگا لے, تو ان کی سیلریز بنتی ہے تقریباً کو 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے, تمام تر گراس سیلریز ملا کر. ان کے بچوں کو دیکھیں تو یہ یورپ کے اندر پڑھ رہے ہیں, ان کی فیملیز دبئی میں رہ رہی ہیں, ان کی گاڑیاں چیک کریں, ان کی بیگمات کی گاڑیاں چیک کریں, تو ارمان بھائی آپ کی ہوش اڑ جائیں. یعنی آڈینس آپ دیکھیں, ان کو چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنے بڑے. اچھا, ہر ایس پی یا ڈی ایس پی یا اعلیٰ پولیس افسر بہت اچھے فیملی بیک گراؤنڈ کا تو نہیں ہے نا ارمان بھائی, ہر ایک تو ایلیٹ کلاس کے بچے نہیں ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کوئی 1 2 4 6 تو ایسے ہوں جن کی کلاس جو ہے وہ وہی ہو جو ماضی میں تھی. سب کے لیونگ سٹینڈرڈ چینج ہیں, کوئی دبئی میں رہتا ہے, کسی کی دبئی میں فیملی ہے, بہت سارے لوگ تو ہیں کہ مستقل طور پر انہوں نے فیملیز کو باہر بھیج دیا ہے, ڈیول نیشنل ہو گئے ہیں ان کی فیملیز, اور وہ یہاں سے رقم بھیجتے ہیں کروڑوں روپے منتھلی کے حساب سے, اور فیملی بھی انجوائے کر رہی ہے, وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں, اور کوئی نہیں ہے چیک بیلنس کرنے والا ارمان بھی. بالکل صحیح بات ہے, ان کو ایف بی آر بھی نہیں دیکھتا بھائی, جب یہ پیسے باہر بھیج رہے ہوتے ہیں, اب یہ اگر وہ حوالہ منڈی سے بھیج رہے ہیں یا کس سے بھیج رہے ہیں, ان کے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا پیسے کا, کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی جو ہے, آپ کے پاس ذرا سے بھی پیسے زیادہ آ جائیں گے, آپ ایک گاڑی خریدنے نہیں, فوراً ایف بی آر والے آ جائیں گے آپ کے پاس کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے. ان کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی, آپ یہ ان کی فیملیز باہر ہیں, باہر پڑھ رہے ہیں, کروڑوں روپے باہر جا رہے ہیں, آپ کی تنخواہ سے کتنا زیادہ پیسے بھیج رہے ہیں, لیکن ان کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور ہم اور آپ کریں گے تو فوراً پوچھا جائے گا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ارمان بھی چلیں بات کرتے ہیں بانی ایم کیو ایم کے کیس کے اوپر. آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو خالد ممتاز ایڈوکیٹ ہیں, جو کہ نثار پور کے وکیل, ان سے میری بات ہوئی ہے, اور میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ جو بانی ایم کیو ایم پر پابندی ہے اس کو ہٹوانے کے لیے جو سندھ ہائی کورٹ میں آپ نے درخواست دائر کر رکھی تھی, اور کورٹ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مطمئن کریں کہ آپ کیسے آ سکتے ہیں, یعنی کہ نثار پور صاحب کیسے آ سکتے ہیں بغیر کسی اتھارٹی لیٹر کے اور تنظیم کے, اور فرد واحد یعنی کہ بانی ایم کیو ایم خود آ سکتے ہیں, تو نثار پور کیسے آ سکتے ہیں. تو اس درخواست کا فیوچر کیا ہے, اور اس میں آپ کیا آپ فوری طور کے اوپر ایرجنسی فائل کر رہے ہیں. تو خالد ممتاز, چونکہ آج نثار پور صاحب کی جو بازیابی سے متعلق ایک آئینی درخواست تھی جو کہ ان کے صاحبزادے نے دائر کر رکھی ہے, تو اس میں آج ارجنٹ اپلیکیشن تھی, لیکن ہوا یہ کہ جسٹس کریم خان آغا
اور آج منڈے بھی تھا، تو وہ 1 سے 2 بینچز کے اندر مصروف تھے، تو اس وجہ سے بغیر کسی سماعت کے جو ہے، بغیر کسی کارروائی کے اس کی کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی غیر معینہ مدت کے لیے. اس میں ان کا کہنا ہے کہ دوبارہ سے ارجنسی فائل کریں گے، لیکن میرا سوال ان سے بانی ایم کیو ایم سے متعلق تھا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بانی ایم کیو ایم سے متعلق جو درخواست تھی اس میں وہ ارجنٹ اپلیکیشن دائر کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ عدالت کو مطمئن کر سکیں کہ جی فرد واحد یعنی کہ بانی ایم کیو ایم کی پر جو پابندی ہے اس کو ہٹوانے کے لیے پارٹی بھی آ سکتی ہے، کارکن بھی آ سکتا ہے، کوئی رہنما بھی آ سکتا ہے، اور ایک عام شہری بھی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سیاسی وابستگی اور جو سیاسی طور کے اوپر فعال ہونا یہ ہر پاکستانی کا حق ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو شناختی کارڈ سے متعلق جو سماعت کی تھی اس کے فیصلے میں عدالت نے اب وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور نادرا حکام سے، ڈی جی نادرا سے جو ہے وہ تمام تر رپورٹ طلب کی ہیں. ارمان بھائی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خورشید میموریل ہال اس کو گرانے سے متعلق جو ایک آیا تھا کہ جی، لیکن سنا ہے کہ اس کے اندر ٹھنڈک آ گئی ہے، کوئی اس طرح کی معاملہ اب نہیں ہو رہا. کیا دباؤ کی وجہ سے یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہیں؟ اس کو میرے خیال سے جو میرے سننے میں آیا وہ یہ آیا کہ اس کو شاید کچھ اور بنا رہے ہیں، شاید کچھ لائبریری کا درجہ دے دیں گے اس کو، یا کچھ اور اس کو کنورٹ کر دیں گے، پبلک یوٹیلیٹی کے لیے ہو جائے گا، وہ یہ پبلک کے لیے کھول دیں گے اس کو، اور اس میں وہاں پر کوئی ایسی چیز بنا دیں گے جو ہاں سے پبلک کو فائدہ کوئی حاصل ہو سکے، وہ پبلک کے لیے ہو جائے گی. تو شاید اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں. اب وہ گرانے والا وہ معاملہ شاید پیچھے چلا گیا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ کنورژن کی طرف آ گئے، کیونکہ گرانے میں جو ہے اور جو آگ لگی ہے اس میں کافی سوالات بھی اٹھے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک بدنامی کا عنصر بھی ہوتا ہے. لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، آپ کتنی بھی تردید کر لیں، لیکن جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ فشی، تو وہ معاملہ بھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خواہ کی جو ہے وہ بدنامی کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ اگر اس کو جو ہے وہ پبلک یوٹیلیٹی کے لیے کچھ بنا دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں جو ہے پبلک بھی خوش ہو جاتی ہے، پبلک کا ریئیکشن بھی اچھے ریئیکشن آتا ہے کہ ہمارے لیے، ہماری فلاح کے لیے جو نیبرہڈ ہے اس کے لیے کوئی اچھا کام ہوا ہے، یا اس کو جو، اور پھر وہ خورشید میموریل ہال جو ہے وہاں پہ بھی جیسے 90 ہے، اسی طرح سے خورشید میموریل ہال کے بھی جو ہے وہ کافی وہاں پر بھی یادیں وابستہ ہیں. تو وہ بھی ہاں جی تو وہ بھی میں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ وہاں پر بھی کئی اجلاس ہو چکے ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے معاملات جو 90 کے جو تھے، جس وقت 90 کا زمانہ تھا، تو اس وقت وہاں پر بھی معاملات ہوتے رہے ہیں. تو وہ اگر اس کو بھی گرائیں گے تو وہ ایک اور جو ہے وہ ویو آ سکتی ہے، جو کہ جس طرح کہ آپ نے 90 میں دیکھا تھا کہ 90 کو جب گرایا تھا تو جس طرح کی ویو آئی تھی، سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں نے لے لیا تھا. سوشل میڈیا پہ اصل میں مین اس کی میڈیا نے تو جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کیا تھا، لیکن جتنا سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگ جو ہے بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے تھے. تو اسی طرح کی ایک ویو اور بھی آ سکتی تھی اگر خورشید میموریل ہال کو بھی گراتے. تو ابھی میرے خیال سے شاید اس کو گرانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی پینڈنگ میں چلا گیا. ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن وہ ممکن ہے کہ وہ پبلک کے لیے استعمال کیا جائے. اچھا، اس میں ایک پازیٹیو کہہ رہے ہیں کہ جی ظہیر کیس میں جو مخالف ایک کیمپ ہے، جو کہ بیسیکلی مخالف نہیں ہے، وہ جھوٹوں کا ایک گینگ ہے بیسیکلی، وہ ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی نہ کوئی چٹکلے چھوڑتا ہے ارمان بھائی. اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہم نے تو جب فیئر رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، جس دن کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو اسی پر بات کرتے ہیں اور اس سے آگے بات نہیں کرتے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اب معاملہ عدالتوں کے اندر ہے، عدالتوں کے اندر صرف ہم یہی کہتے ہیں کہ عدالتیں اس میں تیزی کے ساتھ کیس کی ہیئرنگ کریں، ظہیر کیس کی، اور جو بھی فیصلہ ہے، جو قصوروار ہے یا بے قصور ہے، جلد از جلد جو ہے وہ معاملہ حل ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز بھی ارمان بھائی کہ اگر میں پھر بار کرتا ہوں کہ 500 کیسز میں سے اگر 499 کیسز میں ایک طرح کا بیہیویئر ہے اور صرف ایک کیس میں ظہیر کیس کے اندر مختلف نوعیت کا بیہیویئر ہے عدالتوں کی جانب سے، تو یہ بھی عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ساکھ کا ایشو ہے. لوگ بات کرتے ہیں اور بات ظاہر ہے کہ اگر موقع ملے گا تو لوگ اس پہ ضرور بات کریں گے. کل امپورٹنٹ ڈے ہے ارمان بھائی اس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ چلان کو جو چیلنج کر رکھا ہے 164 بھی میرا خیال ہے جی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو پری کا اسٹیٹمنٹ لینے سے متعلق بھی ایک اپلیکیشن ہے، اور میڈیکل سے متعلق بھی اسٹے ہے. تو کل ایک بڑی ہیئرنگ ہے سندھ ہائی کورٹ میں ظہیر کیس کی، اور دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس صلاح الدین پور صاحب
इसको कितना सुनते हैं, क्या एक समात के अंदर इसको कंक्लूड करते हैं, 2 समातों में कंक्लूड करते हैं, या मुझे लगता यह है कि अगर सिंध हाई कोर्ट इसको मुसलसल सुनने पर आई तो 2 से 3 हेयरिंग्स में, और वो भी शॉर्ट डेट्स होंगी, उसमें ये सुनकर कोई फैसला हो सकता है। और मुझे लगता यह है कि ट्रायल कोर्ट की शायद नौबत ही ना आए कि वहाँ ट्रायल शुरू हो। तो ये एक कह लीजिए कि कानून के तालिब इल्म के तौर के ऊपर मेरी राय है। अरमान भी क्या कहेंगे ऐसी सूरत हाल पर? आप तो इसको कंक्लूड कीजिए आज के सेशन को, फिर इंशाल्लाह से बात करेंगे कल के लिए। आज के जो सेशन है उसको कंक्लूड कीजिए प्लीज। बात ये है कि जो है कल आपने जैसे बताया कि कल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डे है ज़हीर केस में, और ज़हीर केस में जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं वो जिस दिन केस होता है यकीनन उसी दिन रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और जो अगर रोजाना की बुनियाद पर कोई रिपोर्ट कर रहा है तो ये उनका मामला है भाई। और हम तो ये समझते हैं कि और भी खबरें हैं, कहते हैं ना कि जमाने में और भी दुख है मोहब्बत के सिवा। तो एक ही केस नहीं है, और भी कई केसेस हैं, और भी कई मामला होते हैं दुनिया में। अच्छा तो अरमान भाई आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, माजरत। अमरीन जफर ने फारूक का पूछा, सब लोगों ने फारूक समी का पूछा और सब ने मिस किया है फारूक समी को। फारूक समी जाहिर है एक खबर है लेकिन फारूक भाई के लिए, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते फारूक भाई खुद की आके बताएंगे, और उनसे और उनका जुर्माना भी जो है ना आप उन्हीं से लीजिएगा। हाँ, और मेरा ख्याल है कि जुर्माने वाली बात भी है, लेकिन जाहिर है कि अभी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि फारूक भाई से मुतालिक जो खबर है हम उसको पास ऑन कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं नहीं। तो इखलाकी तौर के ऊपर हम थोड़ा सा उसमें आ गए हैं, कैद में आ गए हैं, हमको नहीं बता रहे। लेकिन ऐन मुमकिन है कल जब फारूक भाई आए तो फारूक भाई से हम खुद कहेंगे आपकी बात कि आप 2 से 3 दिन कहाँ थे। अगर फारूक भाई चाहेंगे तो मेरा ख्याल है जब फारूक भाई कुछ कहेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, मुझे यकीन है। नहीं भी और बताएंगे तो वो उगलवा लेंगे उनसे, आप लोगों के लिए हम उनसे उगलवा लेंगे, उगलवा लेंगे। और ऐन मुमकिन है उसके बाद मुबारकबादों का एक सिलसिला, एक ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो एक शुरू हो जाए। और लोग ऐन मुमकिन है लोग फारूक भाई से कहें फारूक भाई मिठाई खिलाएं, और एक लंबी लाइन लग जाए मिठाई की दुकानों पर। लेकिन एक खबर है, लेकिन चूंकि फारूक भाई ने रोका हुआ है, फारूक भाई ने रोका हुआ है, तो इसलिए अभी नहीं बता सकते। अब मैं आपसे ये कहूंगा बिलाल कि आप कुछ कहते कहते रुक भी गए। और नहीं देखिए, अब अभी तशने अभी तो खबर तो असल रह गई ना। मुझे यकीन है अगर फारूक भाई बता देंगे तो यहाँ लाइन लग जाएगी, कम से कम सैकड़ों मैसेजेस आएंगे मुबारकबाद के, लोग मिठाई की डिमांड भी करेंगे। बिलाल मैं ये कहूंगा कि आपने तो कहते ना कुछ भी ना कहा और कह भी गए और कहते कहते रुक भी गए। नहीं देखे आप ये देखे ना, आप ये है कि दुबई से कोई रिपोर्ट आ गई है, देखे लोग अब इस तरफ सोचेंगे ना अरमान में, देखे वो उस तरफ नहीं जा रहे, वो उस तरफ नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। चले जी, अच्छा लोग कह रहे हैं जी ये फारूक शादी मुबारक फारूक भाई। अरे भाई फारूक भाई की शादी बहुत पहले हो चुकी है और हम कुछ कहना नहीं चाहते, हमारे मुंह से उगल जाएगा, आप उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं बताएंगे आपको। और शादी पुरानी हो गई है फारूक की। हाँ, शादी पुरानी हो चुकी है। तो फारूक भाई इंशाल्लाह से कल आएंगे, आज आना था लेकिन कुछ फैमिली मसरूफियात थी, आज नहीं आ सके। हमने भी मिस किया, आप सब ने भी मिस किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमें रेगुलर सुनते हैं, देखते हैं। अपना जो इनपुट है और आउटपुट दोनों हम आपसे भी ले रहे होते हैं और आप भी हमें बता रहे होते हैं चीज़ें। तो एक नए लाइव सेशन के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने अरमान भाई का व्लॉग जो यूट्यूब चैनल है अरमान साबिर व्लॉग, उसको, और फारूक समी का जो यूट्यूब चैनल है रिपोर्टर्स 21 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे वाला चैनल तो आपको पता है, नई खोज भी और करंट अफेयर्स विद बिलाल भी। नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।